नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेडी टू कम्पीट में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे। और हम लोग पिछले सेशन में कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ चुके थे। हम लोगों ने देखा था कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं और उनका यूज़ कहाँ कहाँ है। उसी क्रम में हम लोग आगे पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क को। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? वैसे तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है और हम लोग यूज़ ही कर रहे हैं आजकल इंटरनेट को, तो वैसे सब कंप्यूटर नेटवर्क ही है पूरा। इसमें हम लोग जो चीज़ें ज़रूरी है, जो उनके कंपोनेंट्स हैं, जो उनकी डिवाइसेस हैं, उनके बारे में जानेंगे और जानेंगे कि कौन कौन सी टोपोलॉजी कंप्यूटर नेटवर्क में यूज़ होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। कंप्यूटर नेटवर्क दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में जब एक दूसरे से जुड़े हों और उनमें डेटा का या इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान आसानी से किया जा सके, ऐसे कंप्यूटर नेटवर्क को कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर के अलावा कई डिवाइसेस और भी लगी हो सकती हैं या उनको पेरिफेरल्स बोल लीजिए, जैसे कि आपका प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, स्कैनर हो गया। ये डिवाइसेस भी कंप्यूटर नेटवर्क पर लगी हो सकती हैं जिनका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने इसमें बताया आपको कि कंप्यूटर नेटवर्क जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से जुड़े हों, उनमें डेटा या इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान किया जा सके, कंप्यूटर का ऐसा समूह कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। ये भी बता चुके हैं कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर के साथ साथ अन्य पेरिफेरल डिवाइसेस भी जोड़ी जा सकती हैं, जैसे प्लॉटर है, प्रिंटर है आदि। इसमें कुछ वर्ड हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि सर्वर नहीं चल रहा है। तो आखिर सर्वर क्या होता है, नोड क्या होता है, बैकबोन क्या होता है, लिंक क्या होता है, सबनेट क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो इसके कंपोनेंट्स हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के अवयव यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे हम लोग सर्वर की। सर्वर एक मुख्य कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में कार्य करता है एवं क्लाइंट को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। सर्वर की क्षमता सामान्य कंप्यूटर की तुलना में अधिक होती है। सर्वर पर काफ़ी साधन उपलब्ध रहते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है और इनसे अन्य कंप्यूटर डिवाइसेस भी आप जोड़ सकते हैं। सर्वर जो होता है एक बहुत शक्तिशाली कंप्यूटर होता है जिसपे कि बहुत सी चीज़ें उपलब्ध रहती है जिनका उपयोग क्लाइंट करते हैं, ठीक है ना। जो हम लोग हैं उन्हीं को हम लोग क्लाइंट बोलते हैं। सर्वर का यूज़ तो हम ही लोग करते हैं, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, या जो भी कोई हम फॉर्म फिल करने जाते हैं इंटरनेट पे, ऑनलाइन जो हम फॉर्म सबमिट करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं सर्वर पर जाके स्टोर होता है। तो उसमें स्टोरेज डिवाइसेस भी बहुत अच्छी लगी होनी चाहिए जिससे कि सबका डेटा उसमें स्टोर हो सके। इसीलिए सर्वर जो होता है बहुत ही शक्तिशाली कंप्यूटर होता है और ये सेंट्रलाइज होता है क्योंकि उससे ही सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, जो अन्य क्लाइंट है जो उसका यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें नोड, सर्वर के अतिरिक्त क्लाइंट नेटवर्क के अन्य सभी कंप्यूटर को नोड कहा जाता है। जो क्लाइंट होते हैं उन्हीं को नोड बोलते हैं। यह वह कंप्यूटर होते हैं जिन पर उपयोगकर्ता कार्य करते हैं। प्रत्येक नोड का एक निश्चित नाम और पहचान होती है। कई नोड अधिक शक्तिशाली होते हैं। ऐसे नोडों को प्रायः वर्क स्टेशन कहा जाता है। नोडों को प्रायः क्लाइंट भी कहा जाता है। नोड एक दूसरे से मैसेज भेजने के लिए लिंक का उपयोग करते हैं। जब उनके अंदर लिंक इस्टेब्लिश हो जाता है तो डेटा का ट्रांसमिशन हो जाता है। अब ये लिंक क्या होता है, चलिए लिंक को जान लेते हैं कि लिंक क्या होता है। दो नोड्स के बीच कम्युनिकेशन पाथ को लिंक कहते हैं। लिंक दो नोड्स के बीच एक लॉजिकल कनेक्शन होता है। एक लिंक में कई मध्यवर्ती नोड्स हो सकते हैं, यानी कि बीच बीच में कई और नोड्स भी हो सकते हैं। इसको आप इस तरीके से ले सकते हैं, जैसे हम लोग हाइपर लिंक जब बनाते हैं तो जब उस पर क्लिक करते हैं तो जो लिंक दिया होता है उसी पर जाके वो ही फाइल ओपन हो जाती है या वहीं पर हम पहुंच जाते हैं। तो ये पाथ है, उसमें पाथ सेट कर दिया जाता है। जैसे कि अगर हम और आप अपने कंप्यूटर में कोई फाइल सेव करें और वो फाइल हम डाउनलोड में सेव कर दें या किसी और नए फोल्डर में सेव कर दें जिसका नाम आप
XYZ रख सकते हैं और वो किसी सी नाम की ड्राइव पर सेव हो जाकर, तो उसका जो पाथ होगा वो होगा सी। पहले आप सी ड्राइव पे जाएंगे, सी ड्राइव के बाद आप XYZ जो आपने फोल्डर बनाया है उस पर जाएंगे, फिर आप उस संबंधित फाइल पर जाएंगे जिस पे आप उसको खोलना चाहते हैं। तो ये एक तरीके से पूरा एक पाथ हो गया। ठीक है, आप कभी देखिएगा तो ऊपर लिखा भी बाकायदा आता है कि पाथ किस तरीके से में डिफाइन होता है कि किस किस तरीके से आप गए हैं। के बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें एक होता है सबनेट। सबनेट नोड्स व लिंक से मिलकर बनता है। सही अर्थ में सबनेट ही वास्तविक नेटवर्क है। नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर सबनेट की सहायता से ही मैसेज भेजने का कार्य करते हैं। सबनेट को ही वास्तविक नेटवर्क बोल सकते हैं आप लोग, क्योंकि सबनेट बहुत सारे लिंक होते हैं उनको मिलकर बनता है और नोड्स भी उसमें मिले रहते हैं। तो यानी कि जब लिंक एक दूसरे के मिले रहेंगे और एक दूसरे से क्लाइंट आपस में कनेक्ट होंगे तो वही सबनेट होता है। तो हम कह सकते हैं कि वास्तविक नेटवर्क सबनेट ही होता है। उसके बाद हम जानेंगे इसमें क्लाइंट, जिसकी हम लोग बात करते आ रहे हैं। क्लाइंट हम ही लोग हैं। यह एक कंप्यूटर नोड होता है जो सर्वर की सेवाओं का प्रयोग करता है, क्योंकि सर्वर पर काफ़ी साधन उपलब्ध रहते हैं, जैसे हार्ड डिस्क है, प्लॉटर है, इनका क्लाइंट उपयोग करता है। ठीक है, तो हम लोग हैं जो इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम लोग किसी कैफ़े में जाते हैं तो उनके क्लाइंट हो गए और सिस्टम पे हमको एक सिस्टम अलॉट हो जाता है, तो हम उस सिस्टम से जो भी वर्क करना होता है वो करते हैं, तो हम क्लाइंट हैं। अब इसमें एक वर्ड आता है बैकबोन। बैकबोन क्या होता है? तो बैकबोन वैसे एक हाई बैंडविड्थ लिंक है जिसके माध्यम से बहुत सारे नोड या हब जोड़े जा सकते हैं और इस पर बहुत अधिक मात्रा में डेटा का आवागमन होता है। इसी के जरिए डाटा का आवागमन होता है। इसको इस तरीके से ले सकते हैं। बैकबोन से मतलब ये है कि जैसे आप एक बहुत बड़ा वायर लें और या केबल कह लें, उसको केबल लें और उस केबल में बहुत सारी जगह जगह CFL लगा दें या उनसे CFL लिंक कर दें, जोड़ दें, और जब आप उसको करंट देंगे तो वो सारी CFL जल जाएंगी। लेकिन अगर वो वायर ही ख़राब हुआ या केबल ख़राब हुई तो सारी CFL नहीं जलेगी। तो यही बैकबोन है, जिससे कि आपका डेटा जाता है। उसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसको लैन अडाप्टर भी कहते हैं। और ये मुख्यतः एक कंप्यूटर को लोकल एरिया नेटवर्क से जोड़ने के काम आता है। ठीक है, इसको लैन केबल के द्वारा जोड़ा जाता है और पीछे आप देखेंगे तो RJ45 कनेक्टर अगर आप लोगों ने देखा हो तो उसमें बना रहता है, जैसे टेलीफोन लाइन आती है उसी से ये कनेक्ट होता है। और ये मदरबोर्ड में आजकल तो इनबिल्ट ही आता है, और अगर किसी कारणवश ये ख़राब हो जाता है तो आप एक्सटर्नल भी स्लॉट दिया होता है मदरबोर्ड में, आप इसको लगा सकते हैं। NIC की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और इसको लैन अडाप्टर भी कहते हैं। के बाद इसमें कुछ नेटवर्क डिवाइसेस हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन सी नेटवर्क डिवाइसेस हैं इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे मॉडेम है, रिपीटर है, हब है, ब्रिज है, राउटर, स्विच, राउटर और गेटवे। ये सारी नेटवर्क डिवाइसेस हैं जिनका उपयोग हम नेटवर्क बनाने में करते हैं, कहीं ना कहीं इनका उपयोग होता है। मॉडेम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, रिपीटर के बारे में पढ़ेंगे, इनके बारे में जानेंगे, और इनके अगर कुछ और भी टाइप्स हैं तो उनको भी जानेंगे, क्या क्या इनके टाइप्स हैं। तो चलिए जानते हैं नेटवर्क डिवाइसेस को। सबसे पहले हम लोग मॉडेम को लेते हैं। मॉडेम को पढ़ेंगे। मॉडेम से मतलब, मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। जब डेटा आपकी वायर के थ्रू आपके कंप्यूटर पे आता है तो वो एनालॉग फॉर्म में होता है। भाई कोई भी डेटा जब वायर के थ्रू आया आप या वायरलेस आया तो वो एनालॉग फॉर्म में आता है। जब वो एनालॉग फॉर्म में आता है तो उसको कंप्यूटर तो समझ नहीं पाएगा, तो कंप्यूटर को डिजिटल फॉर्म में चेंज करने के लिए जो मॉडेम है वो उसको चेंज कर देता है। यानी कि इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। जब डेटा केबल से
एनालॉग फॉर्म में कंप्यूटर में आता है तो उसको डिजिटल फॉर्म में मॉडेम चेंज कर देता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम मॉड्यूलेशन। और जब डेटा कंप्यूटर से डिजिटल फॉर्म में वायर में एनालॉग फॉर्म में जाता है तो इसको चेंज करने का कार्य, ये प्रक्रिया कहलाती है डीमॉड्यूलेशन। यानी कि डेटा को जब एनालॉग से डिजिटल चेंज करना है तो मॉड्यूलेशन, और जब डिजिटल से एनालॉग चेंज करना है तो डीमॉड्यूलेशन। और इसका फुल फॉर्म भी यही होता है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, तो और कुछ खास नहीं है, केवल इतना ही है। और इसके फुल फॉर्म आ सकती है, पूछा जा सकता है, और ये प्रक्रिया के बारे में पूछा जा सकता है कि मॉड्यूलेशन क्या होता है और डीमॉड्यूलेशन क्या होता है। ये मैंने आपको बता दिया है कि मॉड्यूलेशन क्या होता है, डीमॉड्यूलेशन क्या होता है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, इसमें अक्सर गलती हो जाती है। इसके बाद जानेंगे रिपीटर। रिपीटर क्या होते हैं? तो रिपीटर एक ऐसे उपकरण है जो निम्न स्तर के सिग्नल्स को प्राप्त करते हैं और उच्च स्तर में उनको चेंज कर देते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि हमारे घर में जो केबल कनेक्शन होता है तो बीच बीच में वो एक काले से बॉक्स लगा देते हैं कुछ कुछ दूरी पे केबल के। तो वो करते यही है कि उनकी जो सिग्नल आ रहा है उन पीछे से, वो एक जगह पे थोड़ी दूरी पर, निश्चित दूरी पर जाके लो हो जाता है। तो उसको फिर से हाई लेवल में चेंज करने के लिए रिपीटर लगा देते हैं, जिससे कि आपके घर अच्छी क्वालिटी से सिग्नल आ सके और आपको कोई दिक्कत ना हो किसी भी चीज़ को देखने में, क्वालिटी आपको बेहतर मिल सके। ठीक है, इसीलिए रिपीटर का यूज़ होता है। इसी तरीके से नेटवर्क में भी रिपीटर का यूज़ होता है, वो भी एक नेटवर्क है, और कंप्यूटर नेटवर्क में भी रिपीटर का यूज़ होता है। जो सिग्नल आ रहे हैं पीछे से तो उनकी एक लिमिटेशन है, किसी भी मीडिया के थ्रू अगर वो जा रहे हैं तो उनकी एक लिमिटेशन है कि वो इतनी दूरी पर तक हाई लेवल में जाएंगे, उसके बाद लो हो जाएंगे। तो जहाँ पर वो लो होते हैं वहीं पर एक रिपीटर लगा दिया जाता है, जिससे कि वो दोबारा से उनको हाई लेवल में चेंज करके आगे की तरफ भेज देता है, जिससे कि डेटा को बहुत दूरी तक भेजा जा सकता है इसकी मदद से। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानेंगे हब। तो हब को जैसे हम लोग सब लोग जानते ही हैं कि हब किसको बोलते हैं। तो साइकिल का जो व्हील होता है उसमें जो तीलियां लगी होती हैं वो एक जगह सेंट्रलाइज होती हैं, इसको हब बोलते हैं। जहाँ पर वो सेंट्रलाइज होती हैं उसी को हब बोलते हैं। ऐसा ही कंप्यूटर नेटवर्क में भी है, मतलब कि बहुत सारी कंप्यूटर एक सेंट्रलाइज डिवाइस के थ्रू जोड़े जाएं, उसी को हब बोलते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग ऐसे स्थान पर किया जाता है जहाँ नेटवर्क की बहुत सारी केबल मिलती हैं और उनको एक साथ जोड़ दिया जाता है। यह एक तरीके का रिपीटर भी है जो नेटवर्क चैनलों को जोड़ने के लिए काम आता है, और इसमें पोर्ट्स लगे होते हैं जो नेटवर्क को जोड़ते हैं। अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग पोर्ट्स होता है। ये 4 पोर्ट के भी आते हैं, 8 पोर्ट के भी आते हैं, 16 पोर्ट के भी आते हैं, 24 पोर्ट के भी आते हैं। अलग अलग पोर्ट्स के आते हैं मार्केट में, जितनी ज़रूरत होती है उतना ले सकते हैं आप। अब इनके कुछ टाइप्स होते हैं, ये कुछ टाइप्स के होते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 है पैसिव हब, दूसरा है एक्टिव हब, तीसरा है इंटेलिजेंट हब। ये 3 टाइप्स के होते हैं। पैसिव हब क्या होते हैं और एक्टिव हब क्या होते हैं और इंटेलिजेंट हब क्या होते हैं, तो इनका ओवरव्यू लेते चलेंगे। आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इनके टाइप्स आपसे पूछे जा सकते हैं। किसी भी परीक्षा में, किसी भी एग्ज़ाम में आपसे हब के टाइप्स पूछे जा सकते हैं। वैसे तो हब का यूज़ लगभग बंद सा हो गया है, लेकिन आज भी होता है। लेकिन क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क का ये ओवरव्यू है तो इसमें हम लोगों को जान लेना आवश्यक है कि आखिर हब भी कितने टाइप के होते हैं। तो आगे पढ़ेंगे क्या, पैसिव हब को जान लेते हैं। पैसिव हब क्या होता है? ऐसे हब जिनके लिए बिजली की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये किसी भी सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करता। ठीक है ना, ये किसी भी सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करता, जैसा सिग्नल आएगा वैसा ही भेज देगा। तो ये पैसिव हब बोले जाते हैं। इसके बाद इनएक्टिव हब, एक्टिव हब। ऐसे हब आवश्यकता पड़ने पर सिग्नलों को फिर से उत्पन्न कर सकते हैं, इसीलिए इनको चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है, यानी कि इनको पावर देनी पड़ेगी आप। और ये एक रिपीटर का काम भी करते हैं, क्योंकि सिग्नल को बढ़ा रहे हैं तो एक रिपीटर का भी काम, रिपीटर की भांति कार्य कर सकते हैं ये। इसके बाद है इंटेलिजेंट हब। इस हब का प्रयोग नेटवर्क मैनेजमेंट में किया जाता है। ये हब डिटेक्शन में भाग लेता है तथा आभासी लेन बनाने में भी भाग लेता है। ये वर्चुअल लेन का भी निर्माण करता है, जहाँ पर नेटवर्क को जहाँ नेटवर्क का मैनेजमेंट किया जाता है वहाँ इन हबों का यूज़ होता है। हम लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, केवल ये समझना है कि 3 टाइप्स के होते हैं और इनका ये काम होता है। इसीलिए मैंने इसको बहुत शॉर्ट में ही बताया है।
उसके बाद हम लोग चलेंगे स्विच। स्विच के बारे में जानेंगे। स्विच क्या होता है? स्विच ऐसे हार्डवेयर होते हैं जो विभिन्न कंप्यूटरों को एक लाइन में जोड़ते हैं। अब आप कहेंगे हब भी वही काम कर रहा था। हाँ, तो ये इन्होंने हब को ही रिप्लेस किया है। मैंने कहा ना, हब का मार्केट जो है बहुत कम रह गया, यूज़ बहुत कम होता है अब, तो मार्केट में बहुत कम ही चलते हैं वो। अब जितने भी यूज़ होता है वो स्विच ही यूज़ होता है। तो कह सकते हैं कि हब को जो है रिप्लेस कर दिया है स्विच ने। तो स्विच वे हार्डवेयर होते हैं जो विभिन्न कंप्यूटरों को एक लाइन में जोड़ते हैं। स्विच को हब के स्थान पर उपयोग किया जाता है। हब तथा स्विच के मध्य एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि हब स्वयं तक आने वाले डाटा को प्रत्येक पोर्ट पर भेजता है, जबकि स्विच स्वयं तक आने वाले डेटा को केवल उसके डेस्टिनेशन तक भेजता है। इस लास्ट वाली लाइन का मतलब यह है कि जो हब है वो ब्रॉडकास्टिंग करता है, यानी कि सबको फैला देता है। जितने भी कंप्यूटर उससे जुड़े होंगे, वो अगर कोई इन्फॉर्मेशन आई है उसके पास, तो वो सारे कंप्यूटरों को भेज देगा, क्योंकि उसको नहीं पता कि किसको देनी है, क्योंकि वो इंटेलिजेंट नहीं होता। और ये स्विच जो है इंटेलिजेंट होते हैं, तो उनको पता रहता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन किसके लिए आई है और कहाँ भेजनी है। यही मुख्य एक अंतर है स्विच और हब में। ठीक है, इनके भी टाइप होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक अनमैनेज्ड स्विच होते हैं और एक मैनेज्ड स्विच होते हैं। तो इनके बारे में भी थोड़ा ओवरव्यू लेते हुए चलेंगे और जानेंगे कि आखिर अनमैनेज्ड स्विच क्या होते हैं और मैनेज्ड स्विच क्या होते हैं। तो अनमैनेज्ड स्विच इस प्रकार के स्विच हैं जो साधारण प्रकार के होते हैं, जिनमें कॉन्फ़िगरेशन करने का कोई ऑप्शन नहीं होता। ये केवल लगाओ, यानी कि प्लग एंड प्ले होते हैं, यानी लगाओ और चालू हो जाते हैं। इस प्रकार के स्विच का प्रयोग केवल हम लोग घरों में करते हैं ज़्यादातर, या छोटे छोटे ऑफिस में जहाँ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क नहीं है, वहाँ हम इनका यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद मैनेज स्विच। इस प्रकार के स्विच का प्रयोग कार्य को कंट्रोल करने या सुधारने के लिए किया जाता है। मैनेज स्विच के कॉन्फ़िगरेशन में कई प्रकार के चेंजेस किए जा सकते हैं। मैनेज स्विच दो प्रकार के होते हैं, एक स्मार्ट, जो मैंने आपको बताया था इंटेलिजेंट स्विच, और एक होते हैं फुल्ली मैनेज स्विच। एक फुल्ली होते हैं और एक स्मार्ट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ब्रिज। हम लोग पढ़ेंगे ब्रिज के बारे में। तो ब्रिज तो हम लोग जानते ही हैं, जो दो रास्ताओं को मिलाता है। कि हाँ, दो रास्ताओं को मिलाता है, यानी कि अगर कोई बीच में बाधा है और कोई रोड एक दूसरे से नहीं मिल पा रही है, तो वहाँ पर ब्रिज बनाया जाता है, जिससे कि उन दोनों रोडों का लिंक कराया जा सके। ब्रिज भी यही काम करता है यहाँ नेटवर्क में। दो छोटे छोटे नेटवर्क या बड़े बड़े नेटवर्कों को जोड़ने में ये काम आता है। छोटे छोटे नेटवर्क जोड़ के एक बड़ा नेटवर्क बना लेते हैं, या फिर कहीं ऐसा है कि बड़ा नेटवर्क है तो छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड करना है, तो वहाँ भी ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके भी टाइप्स होते हैं, और ये भी तीन टाइप का होता है। एक होता है लोकल ब्रिज, एक रिमोट ब्रिज, और तीसरा है वायरलेस ब्रिज। लोकल ब्रिज लोकल एरिया नेटवर्क में काम करते हैं, और इनको सीधे जोड़ा जा सकता है, डायरेक्टली इनको जोड़ सकते हैं। जहाँ पर हमको दिक्कत ना, डायरेक्ट जोड़ने में इनको फिजिकली दिक्कत ना हो, तो वहाँ लोकल ब्रिज का यूज़ हम कर लेते हैं। रिमोट ब्रिज, इस ब्रिज का उपयोग दो या दो से अधिक दूर स्थित लैन को जोड़ने के लिए किया जाता है। जो थोड़ी दूरी पर स्थित हो लैन, दो या दो से अधिक, मतलब दो लैन हो या दो से अधिक लैन हो, उनको जोड़ने के लिए किया जाता है। और ये दोनों जब लैन जुड़ जाती हैं तो ये एक बड़े लैन की भांति कार्य करता है, यानी कि एक बड़ा लेन लोकल एरिया नेटवर्क को बना देता है। ये पूरा एक ही नेटवर्क हो गया। उसके बाद वायरलेस। अब वायरलेस, जो वायरलेस ब्रिज है वो वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ पर फिजिकली लैन को जोड़ना संभव नहीं हो पाता। जैसे कि आप सोच लीजिए कि अगर कोई ऑफिस नीचे है और ग्राउंड फ्लोर पे, और एक ऑफिस उसका फर्स्ट फ्लोर पे है, उसको अगर जोड़ना है, तो ऐसे में हम लोग वायर के थ्रू ना जोड़ के वायरलेस ब्रिज का यूज़ करते हैं, जिससे कि हम बड़े बड़े नेटवर्क को सीधे जोड़ सकते हैं। तो वायरलेस ब्रिज एक रिमोट ब्रिज की भांति हो सकते हैं। जब दो लाइन के बीच सीधी लाइन द्वारा जोड़ना संभव ना हो, तो वायरलेस ब्रिज द्वारा जोड़ा जा सकता है। ऐसे ब्रिज को सैटेलाइट ब्रिज भी कहा जाता है। ऐसे ब्रिज को सैटेलाइट ब्रिज भी कहा जाता है। ये ब्रिज लिखा है, बीच नहीं लिखा है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ब्रिज है। इसके बाद इसमें पढ़ेंगे हम राउटर, जिसका हम लोग घरों में बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं आजकल। तो नेटवर्क कनेक्शन लेंगे तो आपके घर में एक केबल वाला या जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है,
वो आपको एक राउटर दे देता है, इसको रख लीजिए और उसी से आप अपना नेटवर्क चलाते रहते हैं। तो राउटर का मीन्स क्या होता है, राउटिंग। भाई राउटर का मतलब है रूट तय करना, यानी कि किसी चीज़ को भेजने के लिए एक रूट बनाना। इसी को डेटा को भेजने को ही राउटिंग कहते हैं। इसका प्रयोग नेटवर्क में डाटा को कहीं भी भेजने के लिए करते हैं। इस प्रक्रिया को राउटिंग कहते हैं। राउटर एक जंक्शन की तरह कार्य करता है। बड़े बड़े नेटवर्कों में एक से अधिक रूट होते हैं जिनके द्वारा इंफॉर्मेशन अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकती है। ऐसे में राउटर ये निश्चित करता है कि किसी इंफॉर्मेशन को किस रास्ते तक उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। मतलब कि ये राउटर जो है रूट तय निर्धारित करता है कि ये इंफॉर्मेशन इस रास्ते से जाएगी तो उसके डेस्टिनेशन तक आसानी से पहुंच जाएगी। ये राउटर का ही काम होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गेटवे। जो हम लोग देखते हैं गेटवे क्या होता है। गेटवे एक ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग दो भिन्न भिन्न नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स को जोड़ने में किया जाता है। ब्रिज में हमेशा दो सेम नेटवर्क जोड़े जाते हैं, लेकिन गेटवे में जिन नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स अलग अलग होते हैं उनको जोड़ने के लिए गेटवे का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें प्रोटोकॉल परिवर्तक भी कहते हैं, यानी कि प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहते हैं। यह फायरवॉल की भांति भी कार्य करता है। गेटवे का कार्य रजिस्टर या स्विच की तुलना से अधिक जटिल है। मतलब कि स्विच और राउटर से ज़्यादा जटिल इसका समझना है, इसको इसका कार्य ज़्यादा जटिल है। मेन तौर से आप कह सकते हैं कि फायरवॉल आपके दिमाग में आएगा फायरवॉल क्या होता है। तो फायरवॉल मैं आपको बहुत आसान भाषा में बता देता हूँ। जैसे कि हम किसी कैफ़े में जाते हैं और अगर वहाँ कोई वर्क कर रहे हैं और हम वहाँ देखते हैं कि कुछ साइटें वहाँ एक्सेस नहीं कर पाते। कुछ साइटों पे हम जो कुछ वेबसाइट है उन पे हम एक्सेस नहीं हमको मिल पा रहा है। तो ऐसा इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं कैफ़े वाले ने एक फायरवॉल लगा रखा है कि मेरे नेटवर्क में, इस कैफ़े के नेटवर्क में ये साइटें एक्सेस नहीं होंगी। ये निर्धारित फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू वो निर्धारित कर देता है कि ये साइटों की एक्सेस मेरे इस नेटवर्क पर नहीं होगी। यही फायरवॉल का काम है। ये काम गेटवे भी करता है। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है आपको ये कंप्यूटर नेटवर्क समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग इसके टाइप्स पे चलेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। चलिए चलते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क पे। तो हम लोग जानते हैं नॉर्मली बहुत जनरल चीज़ है, लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा है मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तीसरा है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। इनका भी ओवरव्यू ले लेते हैं और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में बताते हुए चलेंगे। तो लैन के बारे में बात करते हैं। लैन एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में कुछ किलोमीटर तक हो सकता है जिसमें स्थित कंप्यूटर एवं डिवाइसेस के नेटवर्क को हम लैन या लोकल एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं। यह किसी बिल्डिंग या ऑफिस कैंपस में हो सकता है, या किसी स्कूल कैंपस में, या किसी हॉस्पिटल कैंपस में इसका निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, अब इसकी कुछ लिमिटेशन होती हैं कि कितने किलोमीटर पे। तो लैन का क्षेत्र केवल 5 किलोमीटर से अधिक नहीं हो सकता और इसमें डाटा ट्रांसफ़र की स्पीड जो है वो 10 Mbps तक होती है। और इसमें जो गलतियां हैं उनकी संभावना बहुत कम रहती है क्योंकि ये बहुत जटिल नेटवर्क नहीं होता, बहुत आसान नेटवर्क होता है, इसलिए इसमें गलतियां कम होती हैं। इसके बाद हम जानेंगे मैन को, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जब बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क किसी नगर या शहर के अंदर एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो वह एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का निर्माण करते हैं। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर किसी कंपनी के शहर में एक से ज़्यादा ऑफिस हैं और उनकी दूरी आपस में 20 या 30 किलोमीटर है। जैसे आप सोच लीजिए कि अगर हमारा कोई ऑफिस दिल्ली में है और एक ऑफिस दिल्ली के किसी दूसरे कॉलोनी में है, लक्ष्मी नगर में, एक दूसरा नेहरू नगर में है, तो इन दोनों की दूरियां लगभग 20-30 किलोमीटर पड़ती है। तो ऐसे में लैन से तो नहीं जोड़ सकते एक दूसरे को ऑफिस से। तो इसी को जोड़ने, इन दोनों को ऑफिसों को जोड़ने के लिए जिस एरिया का हम यूज़ करते हैं उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं। तो जितने भी शहर में जितने भी ऑफिस होंगे उस कंपनी के,
वो जिस नेटवर्क से जुड़े होंगे वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ही कहलाएगा, ठीक है ना। और लैन एक लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि जो लोकल बिल्डिंग में हो, किसी एक बिल्डिंग में ही हो। मैंने आपको उसका बता भी दिया कि उसका क्षेत्रफल केवल 5 किलोमीटर तक हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। कुछ इसकी भी बाउंडेशन है, लिमिटेशन है, वो भी हम देख लेते हैं। इसकी गति 10 Mbps से लेकर 100 Mbps तक होती है, और ये फिगर ही आपके MCQs के रूप में आपके सामने आ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इन फिगर को देखते चलिएगा। ये काफ़ी महंगे नेटवर्क होते हैं, क्योंकि भाई काफ़ी बड़े एरिया में बिछाने पड़ेंगे और इनमें चीज़ें भी ज़्यादा कॉस्टली लगती हैं, तो ये महंगे पड़ते हैं। ये ऑप्टिकल फाइबर केबल से जुड़े होते हैं, और ये टेलीफोन केबल ऑपरेटर या माइक्रोवेव लिंक द्वारा प्रदान किए जाते हैं। जैसे कि हम लोग को जो केबल ऑपरेटर जो हमको सर्विस प्रोवाइडर हैं, जियो है या कोई भी है, तो ये सब हमारे लिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ही हैं। ये हमको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के द्वारा जोड़ते हैं और ये हमको सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। इसके बाद वैन, इसके बारे में सब लोग जानते ही हैं। वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क में कुछ बताने ऐसा है नहीं भाई, पूरा वर्ल्ड उसी से जुड़ा हुआ है। तो वाइड एरिया नेटवर्क जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है कि इनका क्षेत्र बहुत व्यापक है। कंप्यूटर तथा अन्य उपकरण एक दूसरे से हजारों किलोमीटर की भौगोलिक दूरी पर भी स्थित हो सकते हैं। इनकी संरचना के कारण इनके संचरण गति लैन की तुलना में कम होती है, यानी कि जो लैन में होती है वो स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन लैन से की तुलना में इनमें स्पीड का जो संचरण है वो धीरे हो सकता है, कम हो सकता है। इसके बाद हम जान लेते हैं चलते चलते टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी के। इन जो नेटवर्क है इनको जोड़ने के लिए जो हम यूज़ करते हैं टोपोलॉजी का, और टोपोलॉजी क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है। नंबर 1 है वस टोपोलॉजी, दूसरा स्टार टोपोलॉजी, तीसरा मैश टोपोलॉजी, चौथा रिंग या टोकन रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी भी बोलते हैं और टोकन रिंग टोपोलॉजी भी बोलते हैं। पांचवा है ट्री टोपोलॉजी, और एक टोपोलॉजी और होती है जिसको हाइब्रिड टोपोलॉजी बोलते हैं। ज़्यादातर की बुक्स में आपको ये 5 ही मिलेंगी, हाइब्रिड के बारे में कमी बुकों में होता है, लेकिन मैं आपको इसको विस्तृत रूप से बताऊंगा अगले वीडियो में। गाइज बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं इसको अगले वीडियो में ले जाऊंगा। तो आप, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए और कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको PDF की आवश्यकता है तो कृपया मुझे कमेंट करें। जो नंबर स्क्रीन पर चल रहा है उस पर आप केवल मुझे व्हाट्सएप से कमेंट करें और मैं आपको बताऊंगा PDF कैसे दी जाए, उपलब्ध कराई जाएगी। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।